crumble to dust and blow away. यूज कर रही है तुमको और तुम यूज हो रहे हो। बात हुआ था हमारा उनसे, वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको, ये सब आपका चक्कर में हुआ है। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस सीरीज के बारे में जिसने सुपर हीरोज और एक एलियन रेस का ताकतवर बंदा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। हाँ, आज बात होगी इनविंसिबल सीरीज पे, पर सीरीज पे काफी लोग वीडियो बना चुके हैं तो हम डायरेक्टली सीरीज पे नहीं कूदेंगे। तो ये वीडियो मोर स्पेसिफिकली है ओमनी मैन पे। अब तुम लोग कहोगे कि यार इस पे भी कई वीडियो ला चुके हैं, तो तुम्हारे वाले में नया क्या रहेगा? तो मैं बता दूं कि नया है। तो अगर एकदम सीधे सीधे कहूँ तो आज हम समझेंगे ओमनी मैन को, पर पूरी तरह से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे। देखो, ये बात तो सच है कि हम वीडियोस टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और इसे एक्सेप्ट भी करना होगा, बट चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं आजकल लाइफ में। हमारे टीम में ऑलमोस्ट सभी काम करने वाले हैं और इन लॉकडाउन ने काफ़ी अफेक्ट किया है हमारे शेड्यूल और चैनल के वर्क को। ऊपर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत लंबे समय से बनी हुई है, बट हम सभी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। So we hope you guys will understand. So keep showing the support guys. Well, let's get back to the topic. तो इनविंसिबल जो कि एक स्टोरी थी एक टीनेजर लड़के के लिए, बट वो थ्रू आउट दी सीरीज बैकग्राउंड में किसी और कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। अब नॉर्मल स्टोरी लाइंस में ये बात सही नहीं होती क्योंकि इससे आपका मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट से हटता हुआ नजर आता है, बट ये सीरीज इसी पॉइंट पे काफी अच्छा वर्क करी है। तो मार्क ग्रेसन को साइड करते हुए हम आते हैं नोलन भैया पे। तो लिटरली 20 साल से अर्थ और पूरे एक एपिसोड तक हमें चूना लगाने के बाद ओमनी मैन अपने असली रंग में आया, बट उसका ये सब करने का रीजन हमें 7th एपिसोड तक पता नहीं चला था। और जब उसने अपने हिस्ट्री, अपने प्लैनेट की हिस्ट्री, अपने एजेंडाज, अपने एम्पायर और अपनी आइडियोलॉजी बताई तो वो काइंड ऑफ कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन थी एक बार में प्रोसेस करने के लिए। इवन उसका बेटा तो शॉक में बिताया है 2 एपिसोड कि भाई ये चल क्या रहा है, और फैंस भी इस बात पे आए कि यार ये कैसी सोच है, इज देयर समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, कैन वी अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ ओमनी मैन बाय टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम आवर वर्ल्ड। तो ऐसा है और आज हम उसी पे बात करेंगे। मैं सीधे ओमनी मैन पे कूदूं उससे पहले चलो इतिहास में एक डुबकी मारते हैं, और हाँ, नॉर्मल इतिहास में नहीं, फिलॉसफी के इतिहास में। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी को उठा के पढ़े तो ग्रीक फिलॉसफी 2 फेज में बढ़ती है, एक प्री सोक्रेटिक और एक पोस्ट सोक्रेटिक। तो सोक्रेटिस बेसिकली एक ग्रीक फिलोसोफर हैं। तो ईसा पूर्व के उन दिनों में जब सोक्रेटिस फिलॉसफी के मेन सीन में नहीं आए थे, तब एक वर्ग ऐसा हुआ करता था जो खुद को सोफिस्ट कहा करते थे और उनकी फिलॉसफी को सोफिज्म कहा जाता था। सोफिज्म को मैं बहुत छोटा करके समझाऊंगा पर काम चलाने लायक। सोफिज्म कहती है कि गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, जस्टिस, पीस, ग्रोथ, डाउनफॉल ये सभी सब्जेक्टिव परसेप्शन के अधीन है, यानी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जैसी कोई चीज नहीं होती। यानी मेरे लिए जो चीज गुड है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के नजरिए में भी गुड हो, यानी हर एक बीइंग का नजरिया अलग होता है। सीम्स लॉजिकल है ना? अब इनके इस सिद्धांत को वो कहते थे होमो मेंश्योरा। ये सोफिज्म के सबसे बड़े फिलोसोफर प्रोटैगोरस का दिया सिद्धांत था। तो इस डेफिनेशन को याद रखना क्योंकि मैं बारी बारी से बताते जाऊंगा और आखिर में हम सभी बताई फिलॉसफी को जोड़ के देखेंगे और देखना हमें आउटकम कितना जबरदस्त मिलेगा। अब सोफिज्म का एक और सिद्धांत है, उसे वो कहते हैं माइट इज राइट। यानी कि भैया चलो हमने 20 लोगों को बुलाया और 20 लोगों ने 20 अलग अलग नजरिया बता दिया एक ही चीज का, बट अब इन 20 में से किसकी बात सही होगी, किसकी मानी जाए? तो सोफिज्म ने कहा कि जो ताकतवर है उसी का रूल होगा, यानी पावर इज ऑलवेज करेक्ट, इसलिए वो इसे कहें माइट इज राइट। तो इसे भी नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं समय में थोड़ा आगे और पहुंचते हैं जर्मनी में। आप सभी ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, पर क्या आपने कभी उसके पॉलिटिकल फिलॉसफी को जाना? ऑफ कोर्स मैं उतना नहीं बताऊंगा, बट अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी यानी मेन कैंप को पढ़ेंगे तो उसके बुक के फर्स्ट वॉल्यूम के दूसरे ही चैप्टर, जिसका नाम है ईयर्स ऑफ स्टडिंग एंड सफरिंग इन वियना, उसमें वो लिखा है कि जब मुझे ये फील होने लगा कि इतने बड़े देश के करोड़ों जर्मन्स पे ये कुछ मुट्ठी भर जूस काबू करके बैठे हैं और इनके खिलाफ जर्मन्स या ये बोर्गोइजी वर्ग क्यों कुछ नहीं कर रहा, तब उसने कंक्लूजन निकाला कि वो पीढ़ी जहां तक ये ह्यूमैनिटी करप्ट हो चुकी है, हमें वहां से इस नई पीढ़ी को अलग करना चाहिए ताकि उनकी कमजोरियां और बुजदिली इनमें ना आए, और फिर उस पुरानी पीढ़ी को छोड़ दो, वो जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो पहले भी किसी काम के नहीं थे सिवाय देश को खोखला करने के।
तो ये भी नोट डाउन करके रखो। अब हम फिलॉसफी से हटकर चलते हैं एथिक्स के तरफ। तो एथिक्स कई तरह के हैं, जैसे यूनिवर्सल एथिक्स, नेचुरल लॉ एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एथिक्स और कई सारे। बट जिन दो पे हम फोकस करेंगे वो है यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी। तो यूटिलिटेरियनिज्म को एक लाइन में एक्सप्लेन करने के लिए मैं लियोन ट्रॉट्स्काई का एक कोट लूंगा कि द एंड में जस्टिफाई द मीन्स एज लॉन्ग एज देयर इज समथिंग दैट जस्टिफाइज द एंड। यानी यूटिलिटेरियनिज्म कहती है कि आप जो भी कर रहे हो उससे अगर एंड में एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा रास्ता अपनाया उस रिजल्ट को पाने का, सब जायज है। यानी आप जो भी करिए बस एंड रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो अब समझे थैनोस किस एथिक्स का बंदा था? हाँ जी, वो एक यूटिलिटेरियन था। खैर ये अलग टॉपिक बन जाएगी, तो अभी के लिए इस पॉइंट को भी याद रखो। अब आते हैं डियोंटोलॉजी पे। तो इसे समझाने के लिए भी मैं एक कोट लूंगा वेस्टर्न फिलॉसफी के सबसे बड़े फिलोसफर्स में से एक इमैनुअल कांट का कि इन अ लॉ अ मैन is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so. यानी डियोंटोलॉजी यूटिलिटेरियनिज्म की तरह कोई कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स नहीं है। यहाँ पे एंड की परवाह नहीं की जाती, क्योंकि इसमें माना जाता है कि आप एंड कितना भी अच्छा बना ले, अगर आपका मीन्स यानी मेथड सही नहीं था तो वो वर्क अनएथिकल है। जैसे थेनोस, उसने जो किया एम जस्टिफाइड था पर उसका मेथड जस्टिफाइड नहीं है। तो समझे डियोंटोलॉजी क्या है? तो अब इससे भी याद रखो। और अब आते हैं सभी चीजों को जोड़ने की तरफ। अगर हम सोफिज्म का होमो मेंशुरा और माइट इज राइट, हिटलर की पॉलिटिकल फिलॉसफी और यूटिलिटेरियनिज्म को मिला दें तो जो हमें मिलेगा वो है ओमनी मैन। ओमनी मैन चीजों को, रेसेस को, अच्छाई को, ग्रोथ को, उन्नति को जिस नजरिए से देखता था वो पूरे इंसानियत से अलग थी। वो जिस प्लेनेट से था वहाँ उन्नत होने का नजरिया इतना अलग था कि वो खुद के जैसों को भी मारने में नहीं कतराए थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए माइटीनेस एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखती है। और यही ले जाती है हमारे दूसरे पॉइंट यानी माइट इज राइट तक, कि जिसके पास ताकत है उसके हाथ में सभी का भविष्य भी होगा। एक इंसान या कहे तो एक रेस पूरे यूनिवर्स के मुकद्दर को तय करेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। पावर एक उन्नत समाज का प्रतीक होती है। आज भी दुनिया में जब हम सभ्यताओं को मापते हैं, किसी देश या अर्थव्यवस्था को मापते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस देश की पावर कितनी है। टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो पावर डिसाइड्स दैट हु विल रूल। फिर वो देश जो भी नियम बनाते हैं वो सभी को मानना होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। माइट इज राइट। और उनके जो भी तरीके होते हैं वो उनके नजर में कभी गलत नहीं होते। यही था ओमनी मैन के साथ। उसे उसका खुद का जेनोसाइड वाला तरीका कोई गलत नहीं लगता था। इवन उसे ये लगता था कि वो इससे इंसानियत को उन्नत बनाएगा। और इसी से आता है हमारा तीसरा पॉइंट, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिटलर, कि जब ताकत आ चुकी, एक एम बन चुका, तो उसको पूरा कैसे किया जाए। तो वो है कि जो आज तक रह चुके, जो बन चुके, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें मिटा दिया जाए। जो आगे आएंगे उन्हें बदलने का मौका दिया जाएगा, और अगर नहीं बदले तो उनका रहने का क्या मतलब। और ये वही बात है जो ओमनी मैन मार्क को कहा भी था कि अर्थ हैज टू सरेंडर। और जब मार्क पूछता है व्हाट इफ दे डोंट, तो ओमनी मैन कहता है देन दे हैव टू डाई। और ये देता है हमारे आखिरी पॉइंट यूटिलिटेरियनिज्म को, कि ओमनी मैन को अपना एंड रिजल्ट इतना जस्टिफाइड लग रहा था कि उसे अपने मीन्स ऑफ अटेनिंग दैट एम भी सही लगता है। याद है ना, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स इफ देयर इज समथिंग दैट जस्टिफाइज द एंड। यानी ओमनी मैन सोचता था कि अर्थ हमारे अंडर आके उन्नत बनेगी, इंसान उन्नत बनेगा, और ये एक कमजोर रेस के लिए अच्छा एंड रिजल्ट है, तो इसे अटेन करने का तरीका भी सही रहेगा। इसलिए वो अपने तरीके को बारबेरियन नहीं समझता था। बट इतने सब के बाद भी एक चीज है जो ऐड करनी जरूरी है, और वो है एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पावर का, कि ऐसे इमेंसली पावरफुल बीइंग कुछ फील क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब है कि वो खुद के पावर लेवल और इंसानों के पावर लेवल के बीच के उतने बड़े फर्क को देखते हैं कि वो इस निचले स्तर वालों को मारने में कुछ नहीं सोचते, ना फील करते हैं। Because even you too, when kill an ant who was doing nothing to you, but you just killed it because you know the difference between its powers and yours, and you still feel nothing for the ant. मतलब समझे, हम एक चींटी को बस इसलिए मसल देते हैं क्योंकि हमारे पावर्स में कितना ज्यादा अंतर होता है, और उस चींटी को मारने के बाद हम कुछ फील नहीं करते। यही होता है इन पावरफुल बींग्स के साथ। वो इंसानियत को यही चींटी जैसा मानती है, और जिस तरह एक चींटी को मारकर भी हमारा एक एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं होता, वैसे ही ये कैरेक्टर्स इतनों को मार के भी कुछ फील नहीं करते। और ये ओमनी मैन का आखिरी एस्पेक्ट था।
तो गाइस आज हमने बात की ओमनी मैन के कैरेक्टर के बारे में। इस सीरीज को देखने के बाद ये कैरेक्टर मुझे जितना भी समझ आ पाया मैंने वो हर चीज़ यहाँ पे आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ओमनी मैन कैसा लगा। साथ ही क्या आप इनविंसिबल सीरीज पे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कर दें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मे द फोर्स बी विथ यू।